नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये बात उन दिनों की है जब मैं प्रेग्नेंट थी। मेरी गर्भावस्था में मेरे ससुराल वाले सभी लोग मेरा पूरा ख्याल रख रहे थे। ज़्यादा वज़न ना उठाने देना, पौष्टिक भोजन देना और हर तरह से खुश रखना ताकि आने वाले बच्चे पर सकारात्मक असर पड़े। मैं भी जितना मुझसे बन पड़ता था छोटे छोटे काम करती रहती थी ताकि सास को ज़्यादा काम ना करना पड़े। मुझे हमेशा यही लगता रहता था कि मेरी गर्भावस्था के कारण सास को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और सास को लगता था कि चाह कर भी वो मुझे पूरा आराम नहीं दे पा रही हैं। इस तरह सास बहू दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखने की हर संभव कोशिश करती रहती। घर के सभी लोग आने वाले बच्चे को लेकर बेहद उत्साहित थे। आखिर कई सालों बाद नन्हे मुन्ने की किलकारी घर में गूंजने वाली थी। वैसे तो घर में सभी को बेटा हो या बेटी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सास यदा कदा कह देती थी कि मेरा कुलदीपक आने वाला है, मैं अपने पोते के लिए ऐसा करूँगी, मैं अपने पोते के लिए ये खिलाऊँगी, इतनी बड़ी पार्टी दूँगी, इतने सारे मेहमानों को बुलाऊँगी। यह सब सुनकर मैं भी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मुझे बेटा ही देना ताकि मम्मी जी की मनोकामना पूरी हो। आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। डिलीवरी के बाद जैसे ही नर्स ने कहा कि बधाई हो, तुम्हें बेटी हुई है, मम्मी जी के बारे में सोचकर मैं मन ही मन उदास हो गई। नॉर्मल डिलीवरी होने से मुझे उसी दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं मन ही मन डर रही थी कि अब मम्मी जी का व्यवहार न जाने कैसा होने वाला है। मम्मी जी अब मुझसे अच्छे से बात करेंगी कि नहीं, बच्ची को अच्छे से खिलाएंगी कि नहीं, क्योंकि उन्हें तो अपने कुलदीपक यानी कि पोते की आशा थी। घर आने पर भी मुझे बार बार लग रहा था कि मम्मी जी अब नाराज़गी व्यक्त करेंगी। जब भी सास मेरे कमरे में आती तो मैं उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती। मनोविज्ञान में एमए करने के बाद भी आज मैं मम्मी जी का चेहरा पढ़ने में खुद को असमर्थ पा रही थी। बच्ची को देखने रिश्तेदार और पड़ोसी आने लगे। सासू माँ घर का सारा काम करके मेरा और बच्ची का पूरा ख्याल रखकर खुशी खुशी आने वालों का स्वागत भी कर रही थी। मेरे कान आने वालों की और सास की बातचीत पर लगे हुए थे ताकि मैं मम्मी जी के मन की बात समझ सकूं। शर्मा आंटी कह रही थी, देख तुझे तो पोता ही चाहिए था ना, लेकिन हुई तो पोती, इसलिए ज़्यादा लाड मत करना। गोंद के लड्डू में भी थोड़ा कम मेवा चल जाएगा। आखिर कौन सा उसने बेटा पैदा किया है। बादाम के भाव भी तो आसमान छू रहे हैं। 500 ग्राम के बदले 250 ग्राम डाल देना और बाकी के मेवे भी थोड़े थोड़े कम करके गेहूं का आटा थोड़ा ज़्यादा डाल देना ताकि लड्डू कम ना दिखें। मैं सब सुन रही थी। उतने में मेरी सास की आवाज़ आई, क्यों, तू ऐसा क्यों कह रही है? तुझे जब बेटी हुई थी तब क्या तुझे बेटे से कम तकलीफ़ हुई थी? ऐसा थोड़े ही होता है, चाहे बेटा हो या बेटी, तकलीफ़ तो दोनों समय एक ही होती है, शर्मा आंटी ने कहा। तब सास की आवाज़ आई, जब दोनों समय तकलीफ़ एक जैसी ही होती है तो बेटी होने पर लड्डू में मेवा कम क्यों डाला जाए? वैसे तूने तो विज्ञान की पढ़ाई तो की है ना, तुझे तो अच्छे से पता होना चाहिए कि बेटा या बेटी होना पुरुषों के शुक्राणुओं पर निर्भर करता है। फिर मैं अपनी बहू को किस बात की सज़ा दूँ? मैं तो बादाम थोड़े ज़्यादा ही मंगाऊंगी ताकि बाद में उसे बादाम का हलवा भी खिला सकूं। यह सब सुनकर मैं सोचने लगी कि मैं कितने खुशनसीब हूँ जो मुझे इतनी सुलझे विचारों वाली सास मिली। थोड़ी देर बाद जब मेरी सास मेरे कमरे में आई तो मैं उनके गले लग गई और बोली, क्या मैं आपको माँ कहकर बुला सकती हूँ? दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।